हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारट्स बायोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही प्रॉमिस किया था कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं आपके सामने मेरे फर्स्ट वीडियो के साथ में आपको मिलने वाला हूं। तो आज है हमारा फर्स्ट वीडियो जो हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो टॉपिक है इट्स फ्रॉम जेनेटिक्स। 12th के साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेनेटिक्स कहीं ना कहीं एक टफ टॉपिक माना जाता है। पर स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान रखिए कि आज के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि अब हम इसी चैनल पे जेनेटिक्स के सारे डिफरेंट टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? आज का हमारा मेन टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज द डीएनए रेप्लिकेशन? बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, इवन नीट में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइंटिस्ट हुज नेम इज मेसेल्सन एंड स्टाउ, ये दो साइंटिस्ट थे बेटा, और ये साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वो सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में होती है। आपके लिए ये एक वर्ड भी न्यू हो सकता है कि व्हाट इज अ सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है बेटा कि जब एक डीएनए जो पेरेंट डीएनए है वो पेरेंट डीएनए में से ही जब हम न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि न्यू डीएनए में 50% स्ट्रैंड्स होती है पेरेंट डीएनए एंड 50% स्ट्रैंड न्यू डीएनए डेवलप होती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। आज वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बेटा चलती ही रहती है। आज हमें यह स्टडी करना है कि इसी सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस को ध्यान में रखकर किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में हमें यह प्रोसेस देखने मिलती है। पर मैं आपको कह सकता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनमें स्मॉल डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। तो यह बात भी आपके लिए जाननी जरूरी है कि अगर स्मॉल सर्कुलर डीएनए है तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही फास्ट वे में हो सकता है, बिकॉज वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पर अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो यूकैरियोटिक में लार्ज डीएनए होता है, वो भी हेलिकल होता है, लार्ज हेलिकल डीएनए। और ये लार्ज हेलिकल डीएनए का रेप्लिकेशन करना इट इज नॉट दैट मच ऑफ इजी बेटा। तो किस तरीके से ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होगी, किस तरीके से हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं? अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इतना बड़ा डीएनए कैसे रेप्लिकेट होगा, कैसे पेरेंट स्ट्रैंड के सामने न्यू स्ट्रैंड्स बनेगी, ये कॉन्सेप्ट हमें यहां पे जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए मैं यहां पे आपको चाहूंगा कि आप जरा यहां पे ध्यान दें। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक डीएनए बना रहा हूं, ये हमारी बॉडी का डीएनए है जो हेलिकल फॉर्म में है। हियर इज इन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। हमेशा हम ये सोचते हैं कि ये दोनों पेरेंट डीएनए हैं और ये पेरेंट डीएनए में से हमें न्यू स्ट्रैंड्स डेवलप करनी है। तो बात ये है बेटा कि आपके दिमाग में ये रहेगा कि चलिए यहां से हम शुरू कर लेते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन एक साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स स्ट्रैंड ओपन करते जाएंगे, न्यू स्ट्रैंड ओपन करते जाएंगे, न्यू स्ट्रैंड डेवलप करते जाएंगे और ओल्ड स्ट्रैंड ओपन करते जाएंगे। पर एक बात मैं बताना चाहूंगा बेटा कि मैंने पहले ही बताया ये बहुत ही लार्ज डीएनए है एंड इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। It takes a lots of time. We are not having that much of time. क्यों हमारे पास टाइम नहीं है? तो यहां पे भी मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। डीएनए रेप्लिकेशन स्पेसिफिकली सेल डिवीजन के एस फेज में होता है। सेल डिवीजन के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा, क्योंकि आप अगर सेल डिवीजन के चैप्टर में चले जाओ 11th में तो वहां पे आपने देखा होगा कि सेल डिवीजन के पहले G1, S एंड G2 फेज था, उसी में ही एस फेज जो डीएनए रेप्लिकेटिव फेज था, डीएनए सिंथेसिस फेज था, वहीं पे ये डीएनए रेप्लिकेट होता है। शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा डीएनए इतने शॉर्ट टाइम में रेप्लिकेट हो सके। तो क्या कोई दूसरा तरीका है? ऑफ कोर्स ये भी दिमाग में आ सकता है कि चलो दोनों साइड से रेप्लिकेट करना शुरू कर दे, बट दैट ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या कोई और तरीका है जिससे डीएनए रेप्लिकेट हो सकता है? तो यस ऑफ कोर्स है। हम चाहे तो इसी डीएनए को बबल के फॉर्म में इस तरीके से ओपन कर सकते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक साइड, जैसे कि मैं यहां पे बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये मेरे पास डीएनए हेलिक्स है और इसी डीएनए हेलिक्स को मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं। जैसे कि मैंने 2 बबल ओपन किए हैं, डीएनए को स्पेसिफिकली मैं एंड से
रेप्लिकेट नहीं कर रहा, मैं डीएनए को स्पेसिफिकली मिड पोजीशन से, ठीक है, बबल के फॉर्म में उसे ओपन कर रहा हूं। अब अगर मैं डीएनए को बबल के फॉर्म में बीच में से ओपन कर रहा हूं तो मैं यहां पे इसके मिड पॉइंट को पॉइंट ऑफ ओरिजिन नाम दे सकता हूं। यह है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो ऑब्वियस चीज है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता चला कि यही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, किस तरीके से डिफाइन हुआ कि यही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्पेसिफिकली उस लोकेशन को कहा जाता है जहां पे एटी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। एटी, बिकॉज वहां पे जितना ए और टी का प्रोपोर्शन होगा उतनी ही लो स्टेबिलिटी होगी, और वहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन हम कंसीडर कर सकते हैं, जिससे हम न्यू स्ट्रैंड डेवलप करना चाहे तो हम यहां पे बना सकते हैं। तो एक बात तो यहां पे तय हो गई कि हम डीएनए की बबल्स ओपन कर रहे हैं, और ये डीएनए की बबल्स ओपन करने के बाद हम स्पेसिफिकली मिड पॉइंट को पॉइंट ऑफ ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमने कंसीडर कर भी लिया डीएनए के स्पेसिफिक बबल्स को, पर रेप्लिकेशन कैसे होगा, कौन से डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा, उसके लिए भी हमें यहां पे जरा फोकस करना है। सो आप जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से हो सकता है। तो मैं यहां पे इस चीज को रब करके आपके सामने एक स्पेसिफिक सिंपल डायग्राम आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। जैसे कि यहां पे देखेंगे, यह है हमारा डीएनए, मैं यहां पे सिंगल बबल को शो कर रहा हूं, जैसे कि ये रहा, हम डबल नहीं देख रहे, हम सिंगल देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कह देते हैं, इट्स अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, दैट मीन्स एक ऐसी जगह जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। अब पॉइंट यह है बेटा कि आपको यह भी पता होगा कि डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती है, वो डीएनए की स्ट्रैंड्स हम स्पेसिफाई करते हैं by placing specifically a primer, that's a prime. For example, यहां पे हम प्राइम दे रहे हैं 5', सो हम कह सकते हैं कि इसी स्ट्रैंड्स की जो एंड होगी उसको हम बोलेंगे 3 प्राइम। उसी तरीके से 5 प्राइम है तो उसके ऑपोजिट में हमें मिलेगी 3 प्राइम, तो ऑब्वियस है यहां पे हमें मिलेगी 5 प्राइम। चलिए, ये बात तो तय है कि डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब बात यह है कि अगर, प्लीज यहां पे फोकस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। अगर यहां पे ये 5 पॉइंट है, 5 प्राइम है, सो 5 प्राइम अगर यहां से शुरू हो रहा है और इसी चेन में वो आगे की तरफ एंड होने वाला है 3 प्राइम पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 5 प्राइम है तो मैं इसको एंड कंसीडर करके, क्योंकि यहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो मैं इसी को ही एंड कंसीडर करके यहां पे 3 प्राइम कर दूं? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। अगर मैं इसको 3 प्राइम कह सकता हूं तो क्या ऑपोजिट टू दिस, इस डायरेक्शन में जो अवेबिलिटी है यहां पे, क्या मैं इसको 5 प्राइम कह सकता हूं? ऑफ कोर्स कह सकता हूं। और अगर मैं इसको 5 प्राइम कह रहा हूं तो ये चेन जहां पे कंप्लीट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? 3 प्राइम। तो कहना कुछ नहीं है, ठीक है, यहां पे कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे ये 5 प्राइम है तो मैं इसकी एंडिंग को यहां पे कंसीडर कर सकता हूं, फिर से इस चेन को यहां से स्टार्टिंग करके एंडिंग यहां पे कंसीडर कर सकता हूं। ओके, सो ये हो गया अपर चेन के बारे में। वहीं अगर मैं लोअर चेन के बारे में बात करूं तो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, प्लीज यहां पे फोकस कीजिए, ये 3' है, 3 प्राइम, और अगर ये 3 प्राइम है सो ये 3 प्राइम का एंड यहां पे अगर आ रहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन में, तो मैं इसे कंसीडर कर दूंगा 5 प्राइम। और अगर ये 5 प्राइम है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, दैट मींस द 3 प्राइम विच एंड इनटू द 5 प्राइम। तो सबसे पहली बात हमारे लिए ये बहुत जानना जरूरी है, ठीक है, कि हम कौन से चेन को किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें बेटा, सो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि कोई भी डीएनए में हम जो न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे, वो न्यू स्ट्रैंड का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, जो भी डीएनए की न्यू चेन बनती है उसका प्राइम जो है, वो डायरेक्शन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया कि डीएनए की जो भी चेन होती है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहां पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये अगर 5 प्राइम है, जो 3 प्राइम की तरफ नई चेन बन रही है, तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए बच्चा, यहां पे जरा फोकस कीजिए,
ये है 3'। और अगर मैं यहां पे न्यू चेन बनाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि न्यू चेन इस डायरेक्शन में बना सकते हैं हम, इस डायरेक्शन में न्यू चेन बनेगी। अगर चेन इस डायरेक्शन में बन रही है तो क्या मैं इसको स्पेसिफाई कर सकता हूं कि ये है 5', और चेन इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो क्या मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं 3'? ऑफ कोर्स। उसी तरीके से अगर यहां पे अगर मैं चेन बनाना चाहूं हियर, तो थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट है, ठीक है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट डायग्राम में अभी आपको बताने वाला हूं। पर इतना समझ लो कि यहां पे भी जो चेन बनने वाली है वो चेन इसी डायरेक्शन में अंदर की तरफ बनने वाली है। सो चेन जो है टोटली अंदर की तरफ बनती जा रही है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि डीएनए जो होता है, जब डीएनए की रेप्लिकेशन हम कर रहे हैं, सो डीएनए की रेप्लिकेशन के दरमियान हम पूरा डीएनए कभी ओपन नहीं कर सकते, पूरा डीएनए कभी ओपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पूरा डीएनए ओपन हो जाएगा तो एक बात जरा समझ लीजिए कि डीएनए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है। अगर आपने उसकी स्ट्रैंड को आपने सेपरेट कर भी दिया तो भी यहां पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वापस हाइड्रोजन बॉन्ड तुरंत बना देंगे, इसलिए आप लॉन्ग टर्म तक उसको सेपरेट नहीं रख सकते। तो करना क्या है बेटा, करना यह है कि डीएनए का सिर्फ एक बबल ओपन हुआ, बबल जहां पे ओपन हुआ सबने सिर्फ वहां का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, वहां का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके हम न्यू चेन बना रहे हैं। ये पेरेंट चेन है और उसके सामने हम ये न्यू चेन बना रहे हैं। ये पेरेंट चेन है, हम उसके सामने न्यू चेन बना रहे हैं। पर ये दोनों चेन बंद कौन से डायरेक्शन में रही है? इनर साइड। क्या ये अंदर की तरफ जा रही है? ऑफ कोर्स। और अगर जैसे जैसे ये चेन अंदर की तरफ जाती जाएगी, जैसे ये अंदर की तरफ मूव होती जाएगी, ये धीरे धीरे सीक्वेंस जो है डीएनए की जो स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड खोलती जाएगी और ये ओपन होती जाएगी, नई चेन बनती जाएगी। एट द एंड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये पूरा का पूरा डीएनए जो है, एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा पेरेंट जो डीएनए है ये ओपन हो जाएगा। और जब ये पेरेंट डीएनए ओपन हो जाएगा तो उसके सामने कंप्लीटली इस तरीके से न्यू चेन बन चुकी होगी। तो अब समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से डीएनए की यहां पे रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है। धीरे 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 पूरी चेन ओपन की जा रही है। सिमिलरली इसी तरीके से हम सामने की तरफ भी ऐसा ही कुछ देखेंगे। यहां पर भी जो चेन बनने वाली है वो इसी डायरेक्शन में बनने वाली है, अंदर की तरफ ही चेन जाने वाली है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। और अगर ये चेन अंदर की डायरेक्शन में बनने वाली है तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा कि धीरे धीरे ये चेन ओपन होगी, धीरे धीरे ये चेन ओपन होगी। तो कह सकते हैं कि यहां पे ये जो पूरी चेन है बेटा, ये पूरी चेन इस तरीके से ओपन हो जाएगी। और ये चेन ओपन होने के बाद एग्जैक्ट उसके सामने न्यू चेन, यहां पे न्यू स्ट्रैंड्स यहां पे बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये पेरेंट है, ये न्यू है, ये पेरेंट है, ये न्यू है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से दो, एक पेरेंट के सामने एक न्यू चेन, एक पेरेंट के सामने एक न्यू चेन बन सकती है, सो दैट मीन्स यहां पे दो डीएनए डेवलप हो गए। और आप देखिए कि ये दोनों डीएनए में हाफ पेरेंट चेन है एंड हाफ न्यू चेन है। दैट मीन्स यहां पे जो मेसेल्सन एंड स्टाल ने पहले ही कहा था उनके एक्सपेरिमेंट में, जिसको हम आगे जाके दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है, मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वही चीज हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं। इट इज अ कंप्लीटली सेमी कंजर्वेटिव, मतलब यहां पे 50% डीएनए में, न्यू डीएनए में 50% जो कैरेक्टर है वो पेरेंट के कंजर्व हो रहे हैं और बाकी के 50% जो है वो न्यू डेवलप हो रहे हैं। सो आई होप आपको यहां पे पहले ये बातें समझ में आ रही है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होने वाला है, किस डायरेक्शन में रेप्लिकेट होने वाला है। आई होप ये चीज आपके दिमाग में समझ में आ गई है। सो अब मैं जो समझाने वाला हूं वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है? अब हम एक सिंगल डायग्राम यहां पे स्टडी करेंगे और उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं, जैसे कि मैं यहां पे इस बबल का हाफ पोर्शन में इरेज कर रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पे हाफ पोर्शन डीएनए बबल का यहां पे इरेज कर दिया है। सो आप देख सकते हो कि यहां पे हाफ पोर्शन इरेज कर देने के बाद सिर्फ हाफ बबल पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है जो रेप्लिकेशन मुझे शो कर रहा है। आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा यही हाफ पोर्शन बताया गया है। बच्चे ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है फ्रॉम द एंड्स। नो बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन
एंड से नहीं हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन जो बताया गया है वो बबल में से हो रहा है, हाफ पोर्शन में से हो रहा है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन में से हो रहा है। तो आप जो डायग्राम देख रहे हो वो सिर्फ इतना पोर्शन देख रहे हो, सामने वाला हाफ पोर्शन आपको बताया गया नहीं है। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, हम एक सिंगल डायग्राम हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे और उस सिंगल डायग्राम में हम सारी चीजें समझेंगे कि रियल में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होने वाला है। बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम का कंट्रीब्यूशन बहुत है, तो वो एंजाइम के कंट्रीब्यूशन हमें यहां पे समझने हैं। तो वही चीज मैं यहां पे समझाने वाला हूं। जैसे कि यहां पे मैं इस डायग्राम को अब मैं इरेज कर रहा हूं, ये डायग्राम को इरेज करके नाउ अब मैं फोकस करूंगा एक सिंगल डायग्राम पे, जो यहां पे सब बच्चे फोकस करेंगे। लुक एट हियर, जैसे कि यहां पे हम एक डीएनए की फॉग देख रहे हैं, बबल का हाफ पोर्शन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये है डीएनए का बबल का हाफ पोर्शन। अब यहां पे स्पेसिफिकली हम एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस एंजाइम्स के नेम्स लर्न कर लीजिए, बिकॉज ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के में। जैसे कि यहां पे मैं बताना चाहूंगा कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि यहां पे एक एंजाइम जिसको बोलते हैं हेलिकेस। सेकेंड एंजाइम जो हम यहां पे यूज करने वाले हैं दैट इज अ टोपोआइसोमरेज। थर्ड एंजाइम जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा वो है हमारा एसएसबी प्रोटीन। ये तीन मेन स्पेसिफिक एंजाइम्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होने वाले हैं। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो हम यहां पे स्टडी करेंगे वो है डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि उनके बिना तो रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। डीएनए पॉलीमरेज, उनके बिना तो रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। हमें हर एक एंजाइम के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, अभी हर एक एंजाइम के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ फिफ्थ इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट वी कॉल इट एज एन प्राइमेज। सो स्टूडेंट्स, हम यहां पे इतने एंजाइम्स को यूज करने वाले हैं। अगर इतने एंजाइम्स हम यूज करने वाले हैं तो चलिए हर एक एंजाइम को अच्छे से समझते हैं, हर एक एंजाइम्स को स्टडी करते हैं। यह है हमारा पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। फिर से मैं बता रहा हूं, ये बबल का हाफ पोर्शन है, यह है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, यह है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। फिर से हम जब भी डायग्राम ड्रॉ करें सबसे पहले हमें यहां पे प्राइम शो कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहां पे ये है 5' तो ऑब्वियस है कि ये जो पोर्शन होगा वो हमारा होगा 3', दैट मींस 3'। ऑपोजिट में होगा 5', सो ये हमारा होगा 3'। ओके, चलिए ये सबसे पहली बात हो गई। अब हम हर एक एंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट एंजाइम जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा वो एंजाइम हमारे सामने आ रहा है बेटा, वो है हेलिकेस। जैसे कि यहां पे देखिए, मैं यहां पे इसको यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं, एंजाइम है हेलिकेस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेलिकेस एंजाइम? हेलिकेस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि एक बात समझिए, हमें यहां पे डीएनए का बबल बनाना है बेटा, क्योंकि जब बबल्स बनेंगे तभी तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा बीच में से, और फास्ट रेप्लिकेशन होगा। सो डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए हमें हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें यहां पे स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए हेलिकेस एंजाइम यूज करना पड़ता है। तो एक बात तो यहां पे बेटा फिक्स हो गई कि हेलिकेस एंजाइम यहां पे यूज होने वाला है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड एंजाइम है बेटा टोपोआइसोमरेज। मैं यहां पे एक चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूज होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट अस। पर अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, सो प्रोकैरियोट्स में ही यही टोपोआइसोमरेज की जगह पे मैं ये कह सकता हूं कि एंजाइम जो यूज हो सकता है उस एंजाइम का नाम है बेटा डीएनए गायरेज। सो ये एंजाइम प्रोकैरियोट्स में यूज होता है। पर चलिए हम यहां पे हमारी बात करते हैं, हम टोपोआइसोमरेज की बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टोपोआइसोमरेज? ये टोपोआइसोमरेज करता क्या है? ये टोपोआइसोमरेज ये काम करता है, क्योंकि आप एक बात जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि जब हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग कर रहे हैं, तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग कर देने के बावजूद, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देने के बावजूद, मैंने आपको बोला था कि ये तुरंत ही जब भी एनवायरमेंटल मींस कंडीशन फेवरेबल मिलेगी तो तुरंत ही वापस हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, और जैसे ही वापस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमें रोकना है, इस टेंशन को हमें रोकना है। तो ये जो
प्रोसेस है, इसको रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड टोपोआइसोमरेज। सो टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो यहां पे यूज हो रहा है, ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम स्पेसिफिकली यहां पे इस तरीके के टेंशन को रोक रहा है, वो इस स्ट्रैंड को नजदीक आने से रोक रहा है, वो नजदीक नहीं आने दे रहा है, उनको सेपरेट रख रहा है। ओके चलिए, टोपोआइसोमरेज स्पेसिफिकली हमने यहां पे बात कर ली। टोपोआइसोमरेज डीएनए हेलिक के डीएनए जो चेन हमने यहां पे सेपरेट की, उसको स्पेसिफिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेगा, ठीक है। उनके बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करने की बार बार, ठीक है, उसको कम करेगा। बट नाउ व्हाट नेक्स्ट, जब चेन अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाने के बाद उस चेन को स्पेसिफिक लोकेशन पे रखना बहुत जरूरी है। उस चेन को स्पेसिफिक लोकेशन में रखना जरूरी है, वो उतने ही डायरेक्शन में रहे, वो उतने ही डिस्टेंस में रहे। इसलिए यहां पे एक थर्ड प्रोटीन यहां पे हम कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसएसबीपी प्रोटीन। एसएसबीपी प्रोटीन, Now what is this SSBP protein? SSBP protein stands for बेटा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम ही ये है कि डीएनए की इस सीक्वेंस को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रखना। जैसे कि हम पिन नहीं लगा देते, आज हम कोई चीज को सेपरेट करें, ठीक है, और फिर वहां पे पिन अटैच कर लेते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चीज वापस शायद नजदीक ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम रबड़ की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर कोई रबड़ जैसी कोई चीज है, ठीक है, तो अगर आपने उसे सेपरेट की है तो उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन में रखने के लिए वहां पे हम पिन अटैच कर देते हैं। सेम लाइक दैट एसएसबीपी प्रोटीन इसी तरीके से वर्क करेगा। तो एक चीज तो हमें यहां पे पता चल गई कि एंजाइम्स किस तरीके से यूज होने वाले हैं। यहां पे इस तरीके से 3 एंजाइम्स यूज होने वाले हैं। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट, किस तरीके से रेप्लिकेशन होगा, किस तरीके से सीक्वेंस बनेगी, किस तरीके से चेन बनेगी। तो अब इस पॉइंट पे हम आते हैं, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक यहां पे बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सो बात यहां पे अब ये आ जाती है बेटा कि आप ये तो जानते हो कि ये डीएनए है, और डीएनए की ये दोनों स्ट्रैंड्स के सामने हमें न्यू स्ट्रैंड बनानी है। तो अब आप ये भी बात जान लीजिए बेटा कि हम इस दोनों स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट कंसिडर करेंगे। क्यों हम इस दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट कहते हैं? देखो ये बेटा एक बात जरा समझ लीजिए जेनेटिक्स में, कि जिस चेन या जिस स्ट्रैंड को यूज किया जाता है और उनकी कॉम्प्लीमेंट्रीज बनाई जाती है, ठीक है, आज हम इन्हीं सीक्वेंस की मदद से नई स्ट्रैंड बनाने वाले हैं। इसी चेन की सीक्वेंस की मदद से हम न्यू स्ट्रैंड बनाने वाले हैं। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि अगर हमें न्यू चेन बनानी है तो यहां पे हमें दोनों स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम अपर चेन की बात करते हैं। अब देखिए जरा ये चेन का डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके चलिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। हमारा एक टारगेट है, हम जो भी न्यू चेन बनाएंगे उसका प्राइम कौन सा रहेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर मैं यहां से न्यू स्ट्रैंड बनाना शुरू करता भी हूं तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस ये 5 प्राइम इजीली होगा, और जहां पे ये एंड होगा वो 3 प्राइम जाएगा ही जाएगा। तो दैट मीन्स हमारी सीक्वेंस परफेक्ट हम यहां पे बना सकते हैं। पर यहां पे कुछ बात है जो मैं बताना चाहूंगा। क्या बात है? तो पॉइंट ये है कि आज डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, जो इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। पर बेटा ये एंजाइम, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूकैरियोट्स की बात करूं तो बहुत ही वैरायटीज में ये डीएनए पॉलीमरेज अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। पर अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो यहां पे ये 3 टाइप में होते हैं, 1, 2 एंड 3। मतलब डीएनए पॉलीमरेज की हमें 3 वैरायटीज मिलेगी। उसमें भी अगर रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 3, हम कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और उसी की वजह से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है। पर अब बात यह है बेटा कि ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कभी भी अपने आप स्टार्टिंग में कभी भी न्यू स्ट्रैंड बनाने की शुरुआत नहीं करता है। ये कभी भी पहल नहीं करता है। पीछे कुछ रीजन है, ये कभी भी पहल नहीं करता है। तो
बात यहां पे यह आ जाती है कि अगर मुझे यहां पे ये टेम्पलेट के सामने न्यू सीक्वेंस बनानी है तो स्टार्ट कौन करेगा, इनिशिएट कौन करेगा इस प्रोसेस को। सो बेटा इस बात पे जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें यहां पे मदद लेनी पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट वी कॉल इट एज एन प्राइमेज। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये टेम्पलेट, ऑफ कोर्स हमने इसको कंसीडर किया टेम्पलेट, और टेम्पलेट में हमने यहां पे बता दिया कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स के सामने हमें न्यू स्ट्रैंड बनानी है। सो न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि न्यू स्ट्रैंड बनाना डीएनए पॉलीमरेज नहीं चाहता है, वो कर ही नहीं पाते हैं, तो हमें यहां पे मदद लेनी पड़ेगी प्राइमेज की। प्राइमेज एंजाइम क्या करेंगे, प्राइमेज एंजाइम टेम्पलेट के इनिशियल स्टार्टिंग के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके यहां पे कॉम्प्लीमेंट्रीज वो अरेंज करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज अरेंज किए जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ भी लेते हैं, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं ए जी सी जी फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियस है यहां पे उसके कॉम्प्लीमेंट्रीज आ जाएंगे। ये मींस कह सकता हूं कि प्राइमेज एंजाइम, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये जो है वो प्राइमेज एंजाइम लेकर आए हैं, प्राइमेज एंजाइम यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री अरेंज कर रहे हैं। अगर ये प्राइमेज एंजाइम इस चीज के कॉम्प्लीमेंट्री अरेंज कर रहे हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो सकते हैं, आप ऑफ कोर्स याद कर सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमेज एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो जरा समझिए ये कहीं ना कहीं आरएनए की स्ट्रैंड है। ये छोटी सी जो स्ट्रैंड बन रही है वो आरएनए की बन रही है प्राइमेज की मदद से। तो ए के सामने हमारे यहां पे टी नहीं आ सकता क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता है। तो मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं यू, जी के सामने आ जाएगा सी के सामने जी एंड जी के सामने सी एंड सो ओके। तो ये जो छोटा सा फ्रेगमेंट हम यहां पे लाके रख रहे हैं, कौन ला रहा है, प्राइमेज, न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज कर रहे हैं। इस फ्रेगमेंट को हम बोलेंगे बेटा प्राइमर। तो एक बात तो यहां पे तय हो गई कि अगर न्यू स्ट्रैंड बनानी है तो न्यू स्ट्रैंड की शुरुआत डीएनए पॉलीमरेज नहीं करेगा, शुरुआत हमेशा प्राइमेज एंजाइम ही करेगा, और वो प्राइमेज एंजाइम यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स लाके अरेंज करेगा। इन सारे न्यूक्लियोटाइड के स्मॉल फ्रेगमेंट्स को हम प्राइमर्स कहेंगे। अगर ये यहां से शुरू हो रहा है, ये पॉइंट भी समझिए, अगर ये यहां से शुरू हो रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो हम ऑब्वियस है इसको हम बोलेंगे 5'। तो ये जो डायरेक्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं 3'। अब एक बात जरा समझ लीजिए, ये बात जरा समझ लीजिए कि आगे जाके हम ये पॉइंट को भी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो 3' है वो 3' इसीलिए है क्योंकि यहां पे OH ग्रुप है, OH, और ये जो OH ग्रुप यहां पे मौजूद है यही चाहिए था डीएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद इनिशिएटिव नहीं कर पा रहा था, वो खुद स्टार्टिंग में आके पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्योंकि वहां पे पहले से OH नहीं था, इसलिए वो खुद पहले नहीं आया, उसने पहले प्राइमेज को आने दिया, प्राइमेज ने अपने प्राइमर्स यहां पे अरेंज किए, और प्राइमर अरेंज करने के बाद अब यहां पे एंट्री होगी डीएनए पॉलीमरेज की, और यहां पे डीएनए पॉलीमरेज 3 की एंट्री होगी। और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे यहां पे OH के साथ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करते जाएंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्रीज होंगे। ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के क्या होंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्रीज। तो यहां के डीएनए के टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्रीज इस तरीके से अरेंज होते जाएंगे, और इस तरीके से कहीं ना कहीं चेन जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी इन अ कंटिन्यूअस मैनर। तो बात यह है कि अगर ये कंटिन्यूअस मैनर में चेन डेवलप हो रही है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रैंड को हम यहां पे नाम दे देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। हम बोलेंगे बेटा लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये है एक तरीके की लीडिंग स्ट्रैंड, लीड कर रही है कंटिन्यूअस फॉर्म में, ये न्यूक्लियोटाइड को अरेंज कर रही है और यहां पे न्यू स्ट्रैंड बना रही है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत जो है वो डीएनए पॉलीमरेज नहीं करता, प्राइमेज करता है। डीएनए पॉलीमरेज को OH ग्रुप चाहिए, और जब वो मिलता है तभी वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को यहां पे अरेंज करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब यहां पे जरा ध्यान दें, अब समझने की बात समझिएगा बेटा,
समझने की बात यह समझिएगा कि मैंने पहले ही बोला था कि न्यू स्ट्रैंड कहां डेवलप, कौन से डायरेक्शन में डेवलप होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमें जाना कौन सी डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि जब हम सीक्वेंस को, चेन को अंदर की तरफ बनाते हुए जाएंगे तो धीरे धीरे ये पूरी चेन ओपन होगी और हम न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे। सो बात ये है, जरा यहां पे फोकस कीजिए, अगर मैं यहां से चेन बनाना शुरू करूं और अंदर की तरफ जाऊं तो यहां पे मुझे इसको 5 प्राइम कहना पड़ेगा, और ये जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो ऑब्वियस है कि इसको मुझे 3 प्राइम कहना पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए, यहां पे 5 प्राइम है तो सामने भी क्या है, 5 प्राइम। क्या कभी दोनों सेम प्राइम वाली चेन की एंड्स हो सकती है? नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज वी नो दैट कि डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से नहीं हो सकता, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों सीक्वेंसेस, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स। तो यहां पे हमारे लिए अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि अब ये सीक्वेंस बनाए कैसे, न्यू चेन यहां पे बनाए कैसे। हो सकता है ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? सो ऑप्शन ये है बेटा कि हम यहां पे एक चीज जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहां पे फिर से बताना चाहूंगा कि यहां पे ऑब्वियस है कि यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और अगर यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की शुरुआत, न्यू स्ट्रैंड की शुरुआत करनी है, और मैंने पहले ही बताया न्यू स्ट्रैंड की शुरुआत डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर पाता। अगर डीएनए पॉलीमरेज यहां पे नई शुरुआत नहीं कर पाता सीक्वेंस बनाने की, स्ट्रैंड बनाने की, तो हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? यस, प्राइमेज की, प्राइमर की। तो बात यह है कि यहां पे नॉट एट द एंड, नॉट एट द एंड, हम कह सकते हैं कि यहां पे कुछ प्राइमर्स यहां पे अरेंज किए जाते हैं इन बिटवीन, इन बिटवीन कुछ प्राइमर्स यहां पे ऐड किए गए हैं। जैसे कि अगर यहां पे है G, यहां पे है C, यहां पे है G, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे होगा C, यहां पे होगा G, यहां पे होगा C, समवट लाइक दैट, ठीक है। यहां पे कुछ प्राइमर यहां पे हमने अरेंज किए, और ये प्राइमर ऑब्वियस है कौन लेके आया है? प्राइमेज एंजाइम। शुरुआत उन्होंने करवाई, और शुरुआत यहां से हो रही है बेटा, समझ लीजिएगा, शुरुआत यहां से हो रही है फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो हम इसको बोलेंगे 5 प्राइम और इसको बोलेंगे 3 प्राइम। अगर ये 3 प्राइम है तो यहां पे क्या आ जाएगा? OH। यस, और अगर यहां पे OH आया है तो अब फायदा हो गया। किसके लिए फायदा हो गया? सही समझ रहे हो, सही सोच रहे हो कि अगर यहां पे OH आ चुका है तो अब फायदा होगा डीएनए पॉलीमरेज को नई स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो ये जो डीएनए की, जो हम कह सकते हैं टेम्पलेट की जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्रीज अरेंज करना अब कोई टफ चीज नहीं है। तुरंत ही डीएनए पॉलीमरेज आ जाएंगे और तुरंत ही इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे। लीजिए, आ गए डीएनए पॉलीमरेज में, यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं कि ये आ गए डीएनए पॉलीमरेज 3, नो वरी। तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रैंड है यहां से शुरू हुई थी तो इसको हम 5 प्राइम कह रहे हैं, और एंड अब यहां पे हुई है तो इसको हम 3 प्राइम कह सकते हैं? ऑब्वियस, यस। और अगर ये 3 प्राइम है तो मुझे ये बताइए टेम्पलेट का क्या है? ये 5 प्राइम, सामने क्या आ गया? 3 प्राइम, दोनों ऑपोजिट आ गए। यही तो हमें चाहिए था कि चेन बने, ठीक है, पर उसकी जो एंड्स है, प्राइम्स है, ठीक है, वो ऑपोजिट होनी चाहिए। चलिए, ये चीज हो जाती है, पर अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो इतना ही सीक्वेंस बना, ये तो इतनी ही चेन बनी, हमें तो अंदर जाना है, हमें तो इसको पूरे डीएनए को ओपन करना है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अ बायोलॉजी। कैसे होगा? यही चीज को हमें रिपीट करना है। कैसे हो सकता है? यही चीज को रिपीट करना है। यहां पे हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार वही आरएनए पॉलीमरेज मतलब प्राइमेज यहां पे ले आएंगे प्राइमर। ये हो गया 5', ये हो गया इसका 3', यहां पे हो जाएगी OH, यहां पे हो जाएगी OH, और ये OH जो है उसकी मदद से हम कह सकते हैं कि यहां पे एक डीएनए पॉलीमरेज के आने की वजह से यहां पे एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगी, मतलब यहां पे फ्रेगमेंट बन जाएगी। देखिए यहां पे फ्रेगमेंट्स बन रही है, पूरी की पूरी चेन नहीं बन रही, यहां पे फ्रेगमेंट्स बन रही है। आगे और समझते हैं, जरा देखिए, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। फिर से यहां पे एक न्यू सीक्वेंस आ रही है, ठीक है, कौन ले? प्राइमर है। प्राइमर 5' से 3' डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे OH आ गया, और OH आ गया तो डीएनए पॉलीमरेज के लिए हेल्पफुल हो गया, और यहां पे एक न्यू सीक्वेंस बन गई। अब बात जरा समझिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि ये सीक्वेंस कौन से डायरेक्शन में जा रही है? क्या ये न्यू चेन इस डायरेक्शन में जा रही है,
या फिर इस डायरेक्शन में जा रही है। सो पॉइंट इज दैट धीरे धीरे चेन जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। नो डाउट चेन बन रही है इस डायरेक्शन की तरफ, पर इसकी मूवमेंट जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ये फ्रेगमेंट्स अंदर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब ये फ्रेगमेंट्स अंदर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पे चेन ओपन होती जाएगी, और जब चेन ओपन होती जाएगी तो ये फ्रेगमेंट्स कंटिन्यूस बनते जाएंगे। तो यहां पे एक बात जरा समझने की है कि इसमें यहां पे आप देख रहे थे कि यहां पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे थे वो कंटिन्यूस मैनर में आ रहे थे, क्योंकि हमारी न्यू स्ट्रैंड परफेक्ट डायरेक्शन में बन रही थी 5' to 3'। पर यहां पे हम ऑपोजिट, यहां पे प्राइम होने की वजह से डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आ गया, इसी की वजह से हमने यहां पे फ्रेगमेंट्स बना दिए हैं। क्या बनाए? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। और ये फ्रेगमेंट्स को ही बेटा कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। वी कॉल इट एज एन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है बेटा। तो हमें यहां पे फ्रेगमेंट्स मिल चुके हैं, बट नाउ पॉइंट, ये फ्रेगमेंट्स तो आ गए हैं, पर ये फ्रेगमेंट्स में अब जरा ये भी समझने वाली बात है, क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि ये तो डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री है, ओके, मतलब यहां पे टेम्पलेट में जो भी कोड होंगे, ठीक है, उसी के ही कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे होंगे, वैसा ही कुछ यहां पे भी है। पर बात यह है कि ये जो भी स्ट्रैंड यहां पे, ये छोटे छोटे प्राइमर्स जो बनाए गए थे किसके द्वारा? प्राइमेज एंजाइम के द्वारा। ये छोटे छोटे प्राइमर जो है वो एक तरीके से देखने जाए तो आरएनए है, मतलब आरएनए की छोटी छोटी चेन है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्राइमेज ने ये बनाया ना, डीएनए पॉलीमरेज ने तो नहीं बनाया। डीएनए पॉलीमरेज ने तो सिर्फ ये सीक्वेंस बनाई, ये सीक्वेंस बनाई, ये सीक्वेंस बनाई। तो यहां पे हम ये जानते हैं कि ये जो न्यू चेन बन रही है, ये न्यू चेन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे आरएनए हैं, और ये आरएनए के प्राइमर्स को हटाना जरूरी है। बिकॉज अगर आरएनए के प्राइमर्स हटेंगे नहीं तो हम इसे परफेक्ट डीएनए स्ट्रैंड नहीं कह सकते, क्योंकि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स अलग होते हैं, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अलग होते हैं। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट यूरेसिल एंड थाइमिन। तो बेटा इसको हटाना जरूरी है, ये प्राइमर को हटाना जरूरी है। तो अब यहां पे एंट्री हो जाती है। अब यहां पे हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि दूसरे एंजाइम की एंट्री होती है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो स्पेसिफिकली यहां पे क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है यहां पे सीक्वेंस जो प्राइमर्स है वो प्राइमर्स को रिलीज करना, प्राइमर को यहां से निकालना। तो मैं यहां पे इसी चीज को यहां पे लिखना चाहूंगा, जिसकी वजह से अगर आपको याद रखना है तो इजीली आप याद रख सकते हो कि मैं कह सकता हूं कि यहां पे है डीएनए पॉलीमरेज 1 जो यहां पे हेल्प करने वाला है, ठीक है, ये सारे प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए। तो प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज होने वाला है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 की मदद से हम प्राइमर्स को रिमूव कर देंगे। चलिए, प्राइमर्स तो यहां से भी निकल गए, यहां पे भी एक प्राइमर था, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। पर अब बेटा क्वेश्चन ये है कि प्राइमर्स चले गए तो जगह तो बन गई, इस एरर का करेक्शन कौन करेगा? जरा समझिएगा, जरा दिमाग को जरा जोर डालिएगा कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ने स्ट्रैंड बनाई थी, यस, प्राइमर थे, प्राइमर को रिमूव किया डीएनए पॉलीमरेज 1 ने, पर अब रिमूव कर दिया तो यहां पे जगह बच जाएगी, वहां के न्यूक्लियोटाइड्स तो चले गए। तो वहां पे इस एरर को करेक्शन करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस एरर को करेक्शन करने के लिए यहां पे जो एंजाइम यूज होगा वो मैं कह सकता हूं उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 2। सो डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो इसी चीज को करेक्ट करता है, ये एरर करेक्शन करता है, इसका काम ही है एरर का करेक्शन करना। तो जितने भी यहां पे एरर करेक्शन करने की बात है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये लोग ही करेंगे। और एट द एंड मैं फाइनली यहां पे इस चीज को बताना चाहूंगा कि चलिए यहां पे डीएनए की स्ट्रैंड्स बन चुकी है, परफेक्टली डीएनए की स्ट्रैंड्स बन चुकी है, पर ये अभी भी फ्रेगमेंट फॉर्म में है, ये अभी भी फ्रेगमेंट फॉर्म में है। तो इस फ्रेगमेंट्स को ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को अगर मुझे जोड़ना है तो यहां पे लास्ट एक एंजाइम के बारे में हम यहां पे बात करेंगे, और उस एंजाइम का नाम है लिगेज। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे एक एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है लिगेज। लिगेज एंजाइम की मदद से
लिगेज एंजाइम की मदद से हम यहां पे इसी फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में देखने मिलेगी, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में देखने मिलेगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमने क्या देखा, थोड़ा सा फिर से एक बार जरा ऊपर से जरा स्टडी कर लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा कि हम पूरे डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमने उसकी यहां पे कह सकते हैं कि बल्ब बना दिए। बल्ब्स बना देने के बाद हमने उसको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ऑरिजिन कंसीडर कर दिया, ठीक है। ऑरिजिन पॉइंट हमें मिल जाने के बाद हमने यहां पे 3' डायरेक्शन के सामने हमने 5' to 3' में न्यू चेन यहां पे डेवलप की, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में थी, उसको हमने लीडिंग स्ट्रैंड नाम दे दिया। उसी तरीके से यहां पे जो टेम्पलेट था 5' के डायरेक्शन में, उसी के सामने हमने यहां पे फ्रेगमेंट्स बनाए, ठीक है, और वो भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए, जिसको हमने यहां पे नेम दे दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो थे, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को एट द एंड हमने लिगेज से जोड़ा है। इन्हीं बिटवीन हमने बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स भी यूज किए हैं, जिसकी मदद से ये चेन बनी है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो यहां पे इस टेम्पलेट के सामने ये जो हम स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जो चेन बना रहे थे, इसीलिए इस चेन को, ये जो न्यू चेन हम यहां पे स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बनाते हैं, उसी को बेटा हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। हम स्पेसिफिकली कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड जो होती है वो हम कह सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में होती है। सो ये था लीडिंग स्ट्रैंड, ये था लैगिंग स्ट्रैंड, और इस तरीके से लैगिंग स्ट्रैंड को हमने लिगेज से जोड़ा, और इस तरीके से डीएनए अंदर की तरफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एट द एंड पूरा डीएनए का ये हेलिक्स ओपन हो गया और न्यू चेन यहां पे बन गई। आई होप आज के वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपको ऑफकोर्स जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसी तरीके से जेनेटिक्स के आने वाले कुछ टॉपिक्स को स्टडी करना है, बढ़िया तरीके से आपको इसको समझना है, तो आप आज ही इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी डिजायर वाली, आप जो चाहते हो वो टॉपिक यहां पे बताइए, तो मैं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मुझे भी हेल्प करेगा, मुझे भी एनकरेज करेगा कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजल्ट लाना है, और रिजल्ट लाने के लिए आपका और मेरा साथ होना जरूरी है। और ये साथ तभी होगा जब आप अपनी बात मुझसे कहोगे कि हमें ये चीज पढ़नी है, इसको इजी वे में स्टडी करना है। तो मैं सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाला हूं फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड में। हर मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट वीडियोस के फॉर्म में मैं आपके साथ आता रहूंगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन की ये जो पूरी थियरी है, अगर इसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में अगर आपको चाहिए, आप जानना चाहते हो कि कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, बारोट्स बायोलॉजी, जहां पे मैं आपको इसी टॉपिक के रिलेटेड पीडीएफ वहां पे देने वाला हूं। आप उसे डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए, उसे लिख लीजिए, जो आपको हेल्प करेगा टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। एट द एंड मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज के टॉपिक में हमने ये जो स्टडी किया है बेटा, क्या इसमें से कोई नीट में क्वेश्चन आता है? क्या नीट में इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो मैं आपको बता दूं, यस, नीट में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, और इसी के बेसिस पे मैं कुछ वीडियोस नीट के रिलेटेड भी बनाने वाला हूं। जो टॉपिक मैं यहां पे थियोरेटिकली पढ़ा रहा हूं, उसी के बेसिस पे मैं नीट के टॉपिक भी आपको समझाने वाला हूं, जहां पे हम स्पेसिफिकली वही पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उसी लाइन के बारे में बात करेंगे जो नीट में पूछा जाता है। क्यों इतना सब पढ़ना है, क्यों इतनी सारी थियरी स्टडी करनी है, जब एनटीए पूछता ही नहीं है? तो बेटा थोड़ा लॉजिकली जाए, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करे, ठीक है, तो ऑब्वियस रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऑफकोर्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, सो आज के वीडियो के बाद प्लीज, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना मैक्सिमम शेयर करें, और कमेंट लिखे। मैं आपकी कमेंट चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको कौन से वीडियो में प्रॉब्लम है, आपको मींस कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक को यहां पे क्लियर करूंगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।